हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में और कुछ उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में, कुछ रिसेंटली ड्रग के बारे में हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस क्लासिफिकेशन को जानने से पहले अगर आपने हाइपरटेंशन की वीडियो नहीं देखी हुई है तो जाकर के प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि हमको हाइपरटेंशन समझना है। तो हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है कि जब आर्टरीज में हमारा ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, तो उस ब्लड फ्लो होने के कारण जो उस आर्टरी वॉल पे प्रेशर लगता है तो उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और जब वही प्रेशर आर्टरी वॉल आपकी क्या होती है, आर्टरीज आपकी थोड़ी सी छोटी हो जाती है, उसमें कॉन्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसके वजह से जो ब्लड का फ्लो होता है वो तेजी से होने लगता है और जिसके वजह से वहाँ का प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो वो प्रेशर जब हमारी आर्टरी वॉल पे लगता है तो हमारा हाइपरटेंशन कहलाता है। और इन देश के हाइपरटेंशन वो और ज़्यादा डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है बहुत तेजी से, मतलब बहुत स्लोली होने लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। अब उसकी ड्रग्स के बारे में पढ़ना है कि हाइपरटेंशन को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हमको उसके ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, तो क्लासिफिकेशन के बारे में आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इस मेडिसिन को, मतलब इस कैटेगरी की मेडिसिन को अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ तो उस वीडियो को जाकर के प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। फिलहाल मैं अभी इसमें पेज लगा के भी आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या आता है, हमें जो ड्रग आती है कैप्टोप्रिल आती है, एनोप्रिल आती है, एंड हमारा लिसोनोप्रिल आती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसी कैटेगरी की ड्रग होती है। बस ये क्या करती है, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, मतलब जो ACE है, जो क्या कर रहा था, एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन कर रहा था। एंजियोटेंसिन सेकेंड आपका क्या रिस्पॉन्सिबल था, थर्ड के साथ वो मिलकर क्या होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन बना था, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज हो जा रहा था। अभी हम आगे मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। और जो एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, अब यही जो एंजियोटेंसिन सेकंड जो रिसेप्टर है वही इसका मेन है, तो वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, वही एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस करता है। तो हम सीधा उसको ही मतलब एंटागोनिस्ट कर देंगे, तो एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस वहां पे नहीं होगी, जिसके वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसमें आपकी जो ड्रग आती है लोसार्टेन आती है, उसके बाद आपकी कंडेसार्टेन आती है, उसके बाद वेलसार्टेन आती है। ये आपकी एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कैटेगरी की ड्रग है। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एजेंट आते हैं, जिसमें आपका वेराप्रेमिल आता है, ठीक है, डाल्टेरिजिम आता है, एमोलोडाइपिन आता है, एंड निफिपडाइपिन आता है। ये सारी ड्रग्स के बारे में अभी हम एक एक करके जानेंगे। उसके बाद सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनालिक, ये जो ड्रग्स हैं, ये अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे कि इसके बारे में वीडियो बना दीजिए, तो हम इसके भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन यहाँ पर उसके बारे में आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने फोर्थ सेमेस्टर में जो भी ड्रग, मतलब सेंट्रल एक्टिन जो भी ड्रग्स है, जैसे क्लोरीन, मिथाइल डोपा, ETC के बारे में आपने वहाँ पे पढ़ा हुआ है। उसके बाद जो हमारी मेन ड्रग आती है वो पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर। पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो कि पोटेशियम जो चैनल होता है उसको एक्टिवेट कर देती है और कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। डायूरेटिक, ये हम पूरा सेपरेटली एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें केवल आपको डायूरेटिक और रेनल फंक्शन के बारे में समझाएंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो टॉपिक, जो हमारी पहली ड्रग है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो इस चीज को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक चीज और कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, कि जो एंजियोटेंसिन हमारा होता है वो कैसे हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइपरटेंशन कैसे बढ़ाता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोरान सिस्टम था वो क्या कर रहा था, वहां से आपको क्या बनना था, एक एंजियोटेंसिन बनना था, जो कि एक सीरम ग्लोबिन था, जो कि लीवर से सीक्रेट हो रहा था। वो हमारी रेनिन क्या है, आपका एक हमारा एंजाइम है, ठीक है। वो क्या हो रहा था, उसको इनकी उपस्थिति में जब ये इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन हो रहा था तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना रहा था। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, मतलब ACE लंग्स, मतलब ये लंग के द्वारा क्या करता है, सीक्रेट होता है। इसी के साथ मिलकर ये एंजियोटेंसिन सेकंड बना रहा था, और यही हमारा क्या होता है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर देता है, एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस हो जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो ब्लड प्रेशर होता था वो बढ़ जाता था। तो ये इसका सिंपल मैकेनिज्म था। अब जो एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हो वो क्या करता है कि इसको इनहिबिट कर देता है। अब जब इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल नहीं पाएगा, और जब हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड बनेगा ही नहीं तो ये हमारा पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होने की वजह से ये जब बनेगा नहीं तो हमारा वहाँ पे डायलेशन होगा, ठीक है। आगे की प्रोसेस जो भी होगी, एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन का फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो ये होती है हमारी सिंपल सी मैकेनिज्म। तो इसको आइए हम थोड़ा सा और डीपली में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया
कि हमारा जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है वो क्या करता है कि सीधा ACE एंजाइम जो होता है, जो क्या होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को क्या करता है एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज कर देता है, जो कि एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, उसको ब्लॉक कर देता है। अब जब यहाँ एंजियोटेंसिन ACEI मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जब यहाँ पर लग जाएगा तो यहाँ पे एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बन पाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टॉप लिखा। अब जब यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। अब जब एड्रेनल कॉर्टिकल मतलब एड्रेनल कॉर्टेक्स आपका क्या होगा स्टिमुलेट नहीं होगा तो वहाँ पर जो आपके एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स होता है उसके सिंथेसिस नहीं होगी। अब जब उसके सिंथेसिस नहीं होगी तो जो वाटर का और सॉल्ट का रिजॉर्प्शन होता है आपके ट्यूबल्स में वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। अब जब वाटर और जो मतलब सॉल्ट है जब उसका मतलब रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो वो यूरिन के माध्यम से ज़्यादा अमाउंट में आपके यूरिनेशन के द्वारा निकलने लगेगी। अब जब यूरिनेशन आपको ज़्यादा होगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि सोडियम वगैरह हमारे सब पाए जाएंगे, और चूंकि जो सोडियम होते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए काम आते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि अगर आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो आपको नमक रोक दिया जाता है, तो उसी प्रकार से आपका जो सोडियम होगा वो आपके जो आपकी यूरिन फॉर्मेशन होगी साल्ट और रीअब्जॉर्प्शन जहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पर आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन और वाटर का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगेगा और यूरिनेशन आपका तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सोडियम का कंसंट्रेशन होता है आपके यूरिन में या आपके ट्यूबल्स में या आपके ब्लड में वो कम हो जाएगा और जो आपका हाई बीपी होगा वो अपने लेवल पे आ जाएगा, मतलब एलिवेटेड बीपी आपका नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाइपरटेंशन कम कर देगा, लेकिन अब कैसे करेगा, ये क्या करेगा ब्रेडिकाइनिन के लेवल को बढ़ा देगा। अब ब्रेडिकाइनिन के लेवल को कैसे बढ़ाएगा कि जब वाटर और सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड जिसका मैकेनिज्म हमने शुरुआत की वीडियो में बताया था कि होता क्या है, वो क्या करेगा आपकी ब्रेडिकाइनिन लेवल को इंक्रीज कर देगा। अब जब ब्रेडिकाइनिन का मतलब समझ ब्रेडिकार्डिया से समझिए, ब्रेडिकार्डिया का क्या मतलब होता है कि आपके इंपल्स रेट को कम कर देना। अब जब आपकी इंपल्स रेट कम हो जाएगी तो सीधी बात है कि कार्डियक आउटपुट भी आपका घट जाएगा। ठीक है, जब आपकी ब्रेडिकाइनिन बढ़ेगी, ब्रेडिकाइनिन का मतलब क्या है इंपल्स रेट जो होती है, और ब्रेडिकाइनिन का मतलब क्या होता है ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है कि आपका इंपल्स रेट का घटना। अब जब आपका इंपल्स रेट का घटना जब बढ़ जाएगा तो कार्डियक आउटपुट तो जाहिर सी बात है घटेगा, और जब कार्डियक आउटपुट घटेगा आपका तो वहां पर जो आपका ब्लड प्रेशर होगा वो भी बिल्कुल अपने लेवल पे आ जाएगा, एलिवेटेड हो जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा लेकिन एलिवेटेड पे अपना वो पोजीशन नॉर्मल कर देगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ होती है हमारी इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थी जिसको मैंने आपको एक इजी लैंग्वेज में समझा दिया, और आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर समझ में तो वीडियो को इसी वक्त लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखें, मतलब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको डिफाइन करने के लिए दी ACE मतलब आप यहाँ पे ACE मत लिखिएगा, सीधा सीधा आप लिखिएगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर आज रिकमेंडेड एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर आपका एक MCQ भी तैयार हो गया कि जो आपकी ACE इनहिबिटर ड्रग है वो आपके फर्स्ट लाइन के ड्रग है, और जिसको हम ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन के ड्रग क्या ऐसे ड्रग्स होती हैं जिसको हम नेचुरल मतलब जनरली इसका यूज करते हैं किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए। ठीक है, अब ये क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये CHF में भी काम करता है। जब मैं आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो विदाउट पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट जो शो करते हैं वो भी हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होते हैं। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि कैसे काम करते हैं। यहाँ पर भी एक बात सुन लीजिए कि जब यह हमारी जो ये ड्रग जब मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, जब इसने क्या किया एंजियोटेंसिन सेकंड के सिंथेसिस को रोक दिया। अब जब इसने एंजियोटेंसिन सिंथेसिस को रोक दिया तो एंजियोटेंसिन सिंथेसिस का क्या काम था, वैसोकॉन्ट्रिक्शन कराना। अब जब वहां पे वैसोकॉन्ट्रिक्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है डायलेशन होगा, तो इसलिए वहां पे वैसोडायलेशन बढ़ जाएगा। और चूंकि हमारा जो मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में करना ही क्या होता है, हमको वैसोडायलेशन ही करना होता है, तो ये जाहिर सी बात होगी वहां पर देगा एंड डिक्रीज द वर्क ऑफ द हार्ट, और क्या कर देगा वर्क के जो मतलब हार्ट का जो वर्क होता है उसको भी घटा देगा। तो यहाँ पे आपको जो मतलब कार्डियक हार्ट फेलियर के जो पेशेंट होते हैं वहाँ यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अब बात आती है हमारी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में, मतलब जो हमारी ड्रग्स होती है कौन सी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, इसका डिफरेंट ऑर्गन पे या डिफरेंट डिजीज की कंडीशन में क्या इफेक्ट पड़ता है आपके बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो पहला क्या आता है कि अगर आपको डायबिटीज है या कोई डायबिटिक पेशेंट है तो अगर आप उसको ACE इनहिबिटर मतलब दे रहे हैं तो क्या करेगा रेनल फंक्शन को इनहेंस कर देगा, क्योंकि इसका काम ही वही है कि रेनल मतलब वाटर एंड सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगेगा। तो इसका मतलब वहां पे जो रेनल फंक्शन हो जाएगा वो इनहेंस हो जाएगा, एंड प्रिवेंट एंड स्टेज किडनी डिसऑर्डर इन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टाइम, जो कि हमारा क्या है बहुत ही कॉमन डिजीज हो जाती है जब किसी को डायबिटीज हो जाती है, उनका जो रेनल सिस्टम ही फेल हो जाता है। ठीक है,
उनके उसके बाद आता है कार्डियक हार्ट फेलियर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें एक ड्रग का एग्जांपल जैसे मैं लेके बता रहा हूँ कैप्टोप्रिल है। वो क्या करता है कि जो ड्रग मतलब जो आपका हार्ट होता है उसका जो प्री लोड आफ्टर लोड होता है वो भी आपका घट जाता है। ये प्री लोड और आफ्टर लोड मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया था। एंड क्या करता है, इसका जो मतलब रिजल्ट होता है कहते हैं वैसोडाइलेशन हो जाता है। एंड आर्टिकुलर में आपके कहते हैं मसल्स में जो मतलब डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो आराम से होता रहता है, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट फेल हो वो नहीं होता है। उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ACEI को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे तो आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है, जो आपके नसों में मतलब जो हार्ट के नसों में जो क्रैम्प आ जाता है, ठीक है, उससे भी आपको ट्रीटमेंट मिल जाती है। एंड इन साल्ट डिप्लेटेड सब्जेक्ट, अब साल्ट डिप्लेटेड सब्जेक्ट का सीधा सीधा मतलब ये समझ लीजिए कि वहाँ पे सोडियम का क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन यूरिन के साथ ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी में सोडियम का लेवल घट जाएगा। और जब सोडियम का लेवल घट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी BP आपकी थी वो एलिवेट हो गई थी, वो क्या हो जाएगी आपकी नॉर्मल हो जाएगी। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा वो निकल गया, ठीक है। ये हो गई आपकी थोड़ी सी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। अब ये जो चार्ट है इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ड्रग बताई है और इसी तरह से हम सारी की सारी ड्रग्स पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ हो गई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आइए हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी ड्रग है एनालपेरिलीन है, ठीक है। तो एनालपेरिलीन आपका क्या है, किस टाइप की ड्रग है, आपकी प्रोड्रग टाइप की है। और जिसका फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसका जो अर्धायुकाल मतलब टी हाफ जो होता है वो कितना 11 घंटे होता है। और जो इसका रूट मतलब किस रूट से आपने लेते हैं, ओरली लेते हैं और 5 से 20 mg में लेते हैं। अब ये जो चीज़ बताए ड्रग इंटरेक्शन, एडवर्स इफेक्ट एंड थेराप्यूटिक यूज, ये आपका कॉमन होगा। मतलब अगर आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के बारे में पूछा जा रहा है तो आप इनमें में से कुछ भी लिख देंगे किसी भी ड्रग के बारे में, एक ड्रग का एग्जाम्पल लेकर ये सारी चीज़ें लिख देंगे तो आपको फुल एंड फाल मार्क्स वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ हमारी कॉमन ड्रग है, मतलब कॉमन चीज़ हमारी यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है। तो ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो अगर आप मतलब एंजियोटेंसिन इनहिबिटर के साथ क्या मतलब एंजियोटेंसिन एंजाइम इनहिबिटर के साथ अगर आप कोई एंटी एसिड लेते हैं तो उसकी जो एफिकेसी होगी वो घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, और उसकी जब घट जाएगी तो उसकी बायोलिबिलिटी भी घट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंटी एसिड इस ड्रग को साथ में नहीं लेना है। दूसरा, अगर हम इसके और कॉमन ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो अगर आपको नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के साथ ले रहे हैं तो इसका जो इफेक्ट होगा वो भी कम हो जाएगा। और अगर आप इसको डायूरेटिक के साथ ले रहे हैं तो आपको हाइपर कैल्सीमिया कॉज हो जाएगा। हाइपर कैलीमिया का मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी में के अंदर जो कैल्शियम का लेवल हो जो पोटेशियम का लेवल होता है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जब पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा तो आपको ड्राइनेस, नोजिया, डायरिया वगैरह वगैरह आपको डिजीज कॉज हो जाएगी। अब एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो जाहिर सी बात है अगर हम इसको हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं तो हमारा बीपी बहुत लो हो सकता है। तो सबसे पहला कॉमन एडवर्स इफेक्ट आपका हाइपोटेंशन हो गया। दूसरा क्या है, एक्यूट रेनल फेलियर, ये भी जगह क्योंकि हमारे सीधा किडनी पे जाकर इफेक्ट कर रही है। उसके बाद एंजियोइडिमा, एंजियोइडिमा का मतलब क्या होता है, जो आपके नाम मतलब जो आपका लिप होता है मतलब होठ और जीभ जो होती है आपके कान के पर्दे मतलब कान के पास जो स्वेलिंग आ जाती है, आपकी आंखों में स्वेलिंग आ जाती है, इसको एंजियोएडिमा बोलते हैं। उसके बाद फेटल टॉक्सिसिटी, मतलब कोई प्रेग्नेंट ह्यूमन है तो उसमें जो फेटल का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। एंड न्यूट्रोपेनिया हो सकता है, हाइपरकैलेमिया एंड ड्राई कफ भी हो सकता है। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें आपने बताया कि एक हमारी फर्स्ट लाइन की ड्रग है, मतलब ये फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन है। इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, अगर आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल हो जाता है तो उसके भी ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। किसका, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर का, ठीक है। इन डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब क्या होता है कि जब लॉन्ग टर्म के लिए डायबिटीज हो जाती है तो आपकी नर्व डैमेज होने लगती है तो उसके भी ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। एंड एनएमआई मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, एस्क्लेरोडेमा क्रेडिस में भी इसका यूज हो जाता है, ठीक है। अब हमारी ड्रग्स आ गई, ये सारे हमारे कॉमन हो गए, ठीक है। अब कॉमन के साथ साथ में हमको ड्रग के नाम भी पढ़ते चलने हैं, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट ड्रग आती है लिसोनोप्रिल आती है। तो लिसोनोप्रिल हमारी प्रो ड्रग नहीं है, ठीक है, मतलब हमारी नॉट है प्रो ड्रग, और जिसका जो मतलब टी हाफ होता है 12 हाफ होता है, इसको हम ओरली इनटेक करते हैं और जो इसका डोसेज होता है 5 से 40 mg के बीच में होता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है वो हमारी होती है पेरिंडोप्रिल, ठीक है। पेरिंडोप्रिल क्या होता है, एक टाइप की प्रो ड्रग होती है जिसका जो टी हाफ होता है वो 25 से 30 घंटे होता है, मतलब ये ज़्यादा समय के लिए आपके ऊपर बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी एंड ऑरली इसको आप लेते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्या है, जेमिप्रिल है, ये भी आपका एक प्रो ड्रग है जिसका टी हाफ कितना है 8 से 48
48 घंटा, इसको भी आप ओरली लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग क्या है, उसका आप नेक्स्ट ड्रग का नाम क्या है, मतलब फोसिनोप्रिल। फोसिनोप्रिल आपकी एक प्रो ड्रग है जिसका जो अर्धायु काल होता है, टी-हाफ होता है, वो 12 आवर होता है। और इसको भी आप क्या रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका क्या है इसका ओरल। अब यहाँ पर एक कॉलम आप और लगा सकते हैं एलिमिनेशन का, मतलब रूट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। आप किसी में बाइल डाल दीजिए, ठीक है, या किसी में जिसका समझ लीजिए कि अर्धायु काल ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर आप बाइल डाल दीजिए, और जिसका अर्धायु काल कम होता है वहाँ पर आप यूरिनेशन डाल दीजिए, ठीक है। जैसे 11 घंटे में यूरिनेशन डाल सकते हैं, लेकिन मतलब 25 से 30 घंटे में आप वहाँ पे यूरिनेशन नहीं डाल सकते, वहाँ पर आपको बाइल लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारी कुछ ट्रिक्स होती हैं। ये जो चार्ट है आपको ये चार्ट बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट क्लास की जो ड्रग थी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, वो होती है समाप्त। उसके बाद जो इसमें हमारी नेक्स्ट क्लास की ड्रग आती है उसका क्या नाम है, एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसका मतलब क्या है, जैसा कि अभी हमने आपको सीधा सीधा बताया था जब हम लास्ट पढ़ रहे थे, मतलब रेंजिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड बनता था, जो कि क्या था, पावरफुल वैसोकॉन्ट्रिक्टर था। मतलब क्या कर रहा था कि जो आपकी आर्टरीज है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, वो बहुत पावरफुल, मतलब किसी के कहना नहीं मानता था, वो आर्टरीज को एग्जैक्टली वो क्या करता था, कॉन्ट्रैक्ट ही कर देता था। अब अगर हम उसका कोई तोड़ ढूंढ लेते हैं, मतलब कोई उसका एंटागोनिस्ट ढूंढ लेते हैं, तो हमारा पावरफुल वैसोकॉन्ट्रिक्टर वहाँ पे मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब जब वहाँ पे वो समाप्त हो जाएगा तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्शन की जगह डायलेशन होने लगेगा, और जो आपका हाइपरटेंशन है वो भी आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये इसका जनरल मैकेनिज्म है क्या, कि जो एंजियोटेंसिन सेकंड के सिंथेसिस को रोक देना या उसको एंटागोनाइज कर देना, जिसकी वजह से उसका जो इफेक्ट है वो नया शो हो पाना आपकी आर्टरीज के ऊपर। दैट्स कॉल्ड एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा कि एंजियोटेंसिन सेकंड के कितने रिसेप्टर होते हैं। इसके 2 रिसेप्टर होते हैं, एक होता है AT1 रिसेप्टर, एक होता है A2 रिसेप्टर। तो जो AT1 रिसेप्टर होता है वो सबसे ज्यादा रिस्पांसिबल होता है कि आपकी जो स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए और एल्डोस्टेरोन के सिंथेसिस के लिए या रिलीज के लिए, एंड जो फ्लूइड होता है उसके रेगुलेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि इसी के द्वारा सबको सारी क्रियाएं होती है वहां पे। और लेकिन जो आपका A2 रिसेप्टर होता है वो ज्यादा नहीं होता, लेकिन वो आप में क्या जो फेटल मॉर्टी होती है, ठीक है, वहां पे ये क्या करता है, टॉक्सिसिटी कॉज करने का काम करता है। मतलब ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट में भाग निभाता है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कराता है जब डिलीवरी वगैरह होती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो जरूरत पड़ती है वहां से A2 रिसेप्टर के कारण ही वहां पर होती है। लेकिन यहाँ पर हम हाइपरटेंशन की बात करें तो सबसे पहले हमारा AT1 रिसेप्टर पे ही हमारा मेन फोकस होना चाहिए, जो क्या कर रहा है, आपको एल्डोस्टेरोन की रिलीज करा रहा है, जो कि क्या कर रहा है, आपका जो हाइपरटेंशन उसको बढ़ा रहा है, आपकी BP को बढ़ा रहा है, रेगुलेशन ऑफ द फ्लूइड कर रहा है, एंड स्मूथ मसल्स में क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, AT1 रिसेप्टर को ही यहाँ पर ब्लॉक करना है। तो इसका जो काम क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड टू एड्रेनल मेडुला, यूटेरस एंड ओवरी इन द हायर कंसंट्रेशन। ये इसका एक नॉर्मल ओवरव्यू के बारे में है। अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जैसा कि अभी आपने तक पढ़ते आए हुए कि एंजियोटेंसिनोजेन से आपका रेनिन की उपस्थिति में एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट का ACE मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की उपस्थिति में एंजियोटेंसिन सेकंड बना। अब एंजियोटेंसिन सेकंड के 2 सब टाइप, AT1 एंड AT2। AT1 में क्या होता है कि वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हमारे हाइपरटेंशन मतलब आर्टरीज में जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो हमारी आर्टरीज पे के वाल पे लगने वाला प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो हमको हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक ड्रग का नाम लिखा हुआ है मैंने, जैसे लोसार्टेन। लोसार्टेन आपका क्या है, एक टाइप की ड्रग है। अब ये ड्रग क्या करेगी, जब AT1 रिसेप्टर को से जाकर बाइंड करेगी तो ये क्या करेगी, ये तो बाइंड कर जाएगी, इसकी एफिनिटी पूर्ण होगी, मतलब एकदम की एफिनिटी का क्या मतलब होता है कि उस रिसेप्टर से जाके एकदम एग्जैक्ट बाइंड कर जाएगी, लेकिन जो उसका एक्शन होगा दूसरी ड्रग का, दूसरी चीजों का एक्शन होगा उसको एंटागोनाइज कर देगी। तो क्या करेगी, AT1 रिसेप्टर को यहाँ पर एंटागोनाइज कर देगी या ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर जो कि एक पावरफुल वैसोकॉन्ट्रिक्टर था वो भी ब्लॉक हो जाएगा। अब जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो सीधा सीधा मतलब है कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा डायलेशन होगा। अब जब डायलेशन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपका डिक्रीज, मतलब जो एलिवेटेड पॉइंट पे था वो आपका नॉर्मल पॉइंट में हो जाएगा। इसका मतलब क्या, जब एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लॉक हो जाएगा तो आपका जो सोडियम लेवल, वाटर लेवल है और ब्लड प्रेशर लेवल है, ये आपके बॉडी के अंदर आपके
बॉडी फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है, ईसीएफ के अंदर, आईसीएफ के अंदर एकदम एग्जैक्ट मेंटेन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका हाइपरटेंशन कॉज हो रहा था वो आपका चेंज हो जाएगा किसमें, नॉर्मल वैल्यू में। ठीक है, अब इसकी अगर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें कि इसका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो क्या क्या है, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये एंजियोटेंसिन सेकंड को इनहिबिट कर देता है। अब जब इसका एक्शन को इनहिबिट कर देगा तो सीधी सीधी बात है कि आपका वैसोडायलेशन होगा, और एक चीज और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी इसका डिक्रीज हो जाएगा। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो हमने आपको शुरुआत में बताया था, इसका मतलब क्या होता है कि आर्टरीज के बाद, आर्टरीज के बीच में यहाँ से कुछ लिपिड जम जाना या कुछ ऐसे अवरोधक यहाँ से लग जाना, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो का जो रेट होता है, जो प्रेशर होता है, बहुत तेजी से बढ़ जाता है, और फिर हमारे आर्टरीज पे प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन हो जाता है, वो भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से, एंजियोटेंसिन सेकंड, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज है ये हमारी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी वेंट्रिकल मतलब डायलेट हो जाएगी, और जब डायलेट हो जाएगी तो सीधा सा मतलब है कि जो ब्लड का फ्लो होगा वो बहुत तेजी से होने लगेगा। अब दूसरे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो डिक्रीज द रिटेंशन ऑफ द सोडियम एंड वाटर, क्या करेगा, जो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है या रिटेंशन होता है वो घट जाएगा। अब जब ये घट जाएगा तो सीधी सी बात है कि जो सोडियम वाटर का जब रीअब्जॉर्प्शन घट जाएगा तो दोबारा ब्लड बॉडी फ्लूइड में जा नहीं पाएगा। ये चीज आपको जो रीअब्जॉर्प्शन की मैं बात कर रहा हूं, जब आप डाययूरेटिक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट बता देता हूँ होता क्या है इसमें एक्चुअली में, देख लीजिए। जानकारी आपको चाहिए, पास और फेल की बात अलग है, जानकारी आपको चाहिए। यहां से जब आपका ब्लड आता है एफरेंट आर्टरी से आता है तो ये ग्लोमेरुलस, अभी कंप्लीट नहीं है, ग्लोमेरुलस में आता है। अब यहां से फिल्टर होता है, जो यहां से केवल माइक्रो मॉलिक्यूल से, जैसे आपका सोडियम हो गया, वाटर हो गया, वही पेनिट्रेट होकर बाद, और जो लार्ज मॉलिक्यूल जैसे ब्लड वगैरह हो गया, ये एफरेंट आर्टरियल से यहाँ फिर आ जाते हैं, उसके बाद ये फिर से हमारे हार्ट के अंदर चले जाते हैं, प्यूरिफाई हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका वाटर निकल आया, सोडियम निकल आया। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये यहां से आते जाएंगे, यहां पे इसका एब्जॉर्प्शन, ये जो हेलिकल मतलब लूप ऑफ हेनल देख रहे हैं, यहां पे सोडियम और वाटर का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब जब यहां पे जब इसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है तो ये फिर से क्या होता है, यहां से एक आपके नर्व, जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो यहां से आपका कुछ ऐसे ऐसे नर्व्स जारी रहती है। ठीक है, उस नर्व के माध्यम से ये एफरेंट आर्टरियल के माध्यम से फिर से आपके बॉडी रिसर्कुलेशन में चले जाते हैं, और यहां पर आपका केवल वाटर जो होता है बहुत ही कम मात्रा में बाहर जा पाता है। ठीक है, और वही क्या होता है, मतलब यही जो मतलब जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिक्रीज रिटेंशन ऑफ द सोडियम वाटर, मतलब यहाँ पे जो मतलब वाटर एंड सोडियम का जो हमारा क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन होता है वो नहीं हो पाता है, मतलब ये इस मेम्ब्रेन को पार करके ये बाहर की तरफ नहीं जा पाता है, और ये सीधा हमारा ट्यूबल्स के माध्यम से ये कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट के माध्यम से ये आपका यूरिनेशन के माध्यम से आउटफ्लो हो जाता है बाहर की तरफ। तो ये होता है डिक्रीज द रिटेंशन ऑफ द सोडियम एंड वाटर ड्यू टू डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ द एल्डोस्टेरोन। ये अभी हम जब डायरेटिक के पढ़ेंगे तो वहां पे एल्डोस्टेरोन, सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, इटीसी के बारे में वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एंड डिक्रीज द रिलीज ऑफ द वैसोप्रिन, और जो वैसोप्रिन होता है वो मतलब वैसो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जब वैसोप्रेसिन वहां से निकल जाएगा तो सीधी सी बात है कि आपको वहां पे वैसोडायलेशन हो जाएगा। तो ये हो गई हमारे वैसोडायलेशन हो जाएगा। अब बात आती है कि जो हमारे एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकेन के कुछ एजेंट, एजेंट का मतलब ड्रग है, उसके बारे में जानकारी लेने की। तो यहाँ पर हमको ड्रग, टी हाफ, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एलिमिनेशन, एडीआर, इंट्रैक्शन, थेराप्यूटिक यूजेस, इसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले जो आपकी जो ड्रग आती है उसका नाम क्या है, लेसोल्टेन। तो लेसोल्टेन का जो हाफ लाइफ होता है वो 2 घंटे का होता है। इसका मतलब क्या है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, मतलब ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन होगा, बहुत ही कम होगा। रूट ऑफ जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब किस रूट से आप लेते हैं, ओरली रूट से लेते हैं, और जिसका अमाउंट होता है 50 mg होता है। और जो इसका एलिमिनेशन रेट होता है, मतलब एलिमिनेट कहाँ से होते हैं, यूरिन एंड बाइली डक्ट दोनों से। इसका मतलब क्या है, ये इसका कुछ पार्ट आपका जो होता है वो इंट्रोहेपेटिक रिसर्कुलेशन में फिर से जाता है। अब इसके ड्रग एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट और जो ड्रग इंट्रैक्शन है और जो थेराप्यूटिक यूज है ये बिल्कुल कॉमन है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। हेडेक, मतलब आपको सर दर्द होगा। जीआईटी डिस्टर्बेंस, मतलब आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसके बाद फर्टल टॉक्सिसिटी, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। हाइपरकैलेमिया, मतलब आपके पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। एंड एंजियोएडिमा, मतलब आपके जो लिप्स वगैरह हैं वहाँ पे स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपके कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं। ये मतलब जितने भी ड्रग्स हैं उसमें इस इफेक्ट को आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हाइपोटेंशन भी डाल सकते हैं या आपको न्यूरोपैथी भी डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको उस समय समझ में आए। उसके बाद अगर ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो अगर आप पोटेशियम के साथ इस ड्रग को ले रहे हैं, मतलब इनमें से कोई भी, जैसे लोसॉल्टन हो जाएगा या कैंडेसॉल्टन हो जाएगा, वेलेसॉल्टन हो जाएगा, किसी भी ड्रग को लेते हैं तो आपको हाइपर
हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। हाइपरकैलेमिया का मतलब क्या होता है, पोटेशियम का लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको डिजीनेस होने लगेगी, आपका नजल कंजेस्ट हो जाएगा, ड्राइनेस हो जाएगा, कफिंग हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। अब इसकी थेरापेटिक यूजेस के बारे में बात करें तो सब हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में एंड कार्डियोवैस्कुलर जो मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है उसके भी ट्रीटमेंट में। और ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देख रहे हैं इसको मैं कंप्लीट करके आपको पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में बता चुका हूँ। और इससे कॉन्ट्राडिक्शन की बात करें तो इसको प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना चाहिए, एंड जो पेशेंट आपके रेनल फेलियर के हों उनको भी ये ड्रग आपको नहीं देनी है। अब इसमें ड्रग की बात कर लें तो जैसे लोसार्टन हो गया, ठीक है, लोसार्टन का हाफ लाइफ कितना होता है, 2 घंटे होती है। इसका रूट और फेब्रिडिम ओरल होता है और 50 mg में होता है। एलिमिनेशन इसका यूरिन एंड बाइल से होता है। उसके बाद आपके कोंडेस्टेरान मतलब साल्टन मतलब कोंडेस्टार्टन या स्टार्न के नाम से भी इसको मतलब जानते हैं, मतलब स्टेरॉन या कोंडेसाल्टन या कोंडेस्टेरॉन के नाम से भी ये दवा आती है, बाजार में मार्केट में मिलती है। इसका जो टी हाफ होता है मतलब हाफ लाइफ होता है 8 से 12 घंटा होता है, और इसका रूट ऑफ एलिमिनेशन ओरली लिया जाता है, 8 mg के डोज में लिया जाता है। और जो इसका एलिमिनेशन होता है वो हिपैटिक एंड रेनल दोनों के द्वारा होता है, मतलब यूरिन एंड बाइल दोनों के द्वारा हो सकता है। आप दोनों में से यूरिन बाइल या हिपैटिक रेनल दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट ड्रग आती है वेलासार्टन आती है। वेलासार्टन क्या होती है, जिसका जो हाफ लाइफ होता है 6 से 9 घंटा होता है और ओरली लिया जाता है, और 80 से 160 mg इसकी डोज होती है। और जो इसका एलिमिनेशन होता है वो भी हिपैटिक एंड रेनल रूट से ही होता है। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट ड्रग आती है वो आती है टेलमिसॉर्टन आती है। टेलमिसॉर्टन का जो हाफ लाइफ होता है वो 24 घंटे की होती है, और जो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, ओरली लिया जाता है, और उसका डोजेस क्या होता है 20 से 80 mg होता है। और जो इसका एलिमिनेशन होता है वो आपका बाइल के थ्रू होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जिसका हाफ रेट मतलब हाफ लाइफ जितना ज़्यादा होगा वो हमारी बाइल से ही एलिमिनेट होगी। उसके बाद आपका आता है जो ड्रग मतलब एल्बेसाल्टन, ठीक है, ये हमारी कॉमन ड्रग होती है, आपको जनरली मेडिकल स्टोर पे भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसका जो हाफ लाइफ होता है 12 घंटे होता है, और जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ओरली लिया जाता है, और 150 से 300 mg में लिया जाता है। और एलिमिनेशन इसका कहाँ से, लीवर या बाइल दोनों मतलब इंट्राहेपेटिक रिसर्कुलेशन में ये जाते हैं। तो यहाँ पर बात हो गई आपकी एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की। अब इसमें हमको 2 चीज और देखनी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड हमारा पोटेशियम चैनल ओपनर। इन दोनों को पढ़ने के बाद हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो डायबिटीज के ऊपर आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको ये वीडियो भी पूरी देखनी है, वो वीडियो भी आपको पूरी देखनी है। तो कैल्शियम और सोडियम का इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि अभी आपको सीधा सीधा आप पिछले सेमेस्टर में चले जाइए, अगर आपने वहां पे किसी भी ड्रग का मैकेनिज्म देखा होगा जिसके वजह से आपको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सीधा सीधा मान लीजिए कि आपने एनेस्थीसिया पढ़ा, तो जब सोडियम क्या होता है, जब सोडियम को ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, तो होता क्या है, वहां पे सोडियम के अमाउंट ज्यादा हो जाता है। अब जब सोडियम का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो जाहिर सी बात है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा था, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा था, और जब उसी सोडियम चैनल को खोल दिया जा रहा था, ठीक है, तो वहां से सोडियम क्या हो जाता है, इफ्लेक्स हो जा रहा था, जिसके वजह से वहां पर रिलैक्सेशन हो रहा था। सेम कंडीशन यहीं पर हो रही है कि कैल्शियम और सोडियम दोनों एक ही तरह के काम करते हैं, ठीक है, मतलब जो सोडियम का काम वही कैल्शियम का काम भी नियर अबाउट एक ही तरीके से होता है। तो अगर जैसे कि हमने शुरुआत में ही देख लिया था, जैसे हमने हीमोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ा, तो वहाँ पे हमने देखा कि अगर कहीं पर भी मतलब चाहे आपके मायोकार्डियम में हो गया या किसी भी मसल टिश्यूज में अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा उसका मतलब वहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर आर्टरीज में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मतलब ऐसी ड्रग लेनी है जो कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दे, और जो कैल्शियम चैनल का जो रूट है उसको ही बंद कर दे, जिसकी वजह से वहाँ उसका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ ना पाए। तो ये होता है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और जो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो डेफिनेटली आपको जानना चाहिए। कैल्शियम आयन एक्टिवेट क्या करता है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक आपकी चेन होती है जिसमें क्या करता है, फास्फोरिलेशन कहा जाता है। अब जब फास्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है, वहां पे फास्फोरस आपका ऐड हो जाएगा ऑफ द मायोसिन चेन। अब जब फास्फोरस ऐड हो जाएगा तो वहां पे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगी। अब दूसरी बात आती है कि जो कैल्शियम होता है वो कैसे आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता चलेगा कि कैल्शियम कैसे आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दे रहा है तो आप इसके कैसे एंटागोनिस्ट बनाएंगे। तो सीधा सीधा क्या होता है, जब कैल्शियम इंटेक करते हैं मतलब जब कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो कैल्शियम और प्लाज्मा, प्लाज्मा का मतलब ब्लड प्लाज्मा, आपस में मिलकर 2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। एक क्या करते हैं, रेनिन इंक्रीज कर देते हैं। अब जब रेनिन इंक्रीज कर देंगे तो सीधी सी बात है कि रेनिन से आपका क्या, एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन
रहा था। और जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट आपका ज़्यादा बनेगा तो जाहिर सी बात है एंजियोटेंसिन सेकंड भी ज़्यादा बनेगा। अब आप जानते हैं कि जो एंजियोटेंसिन सेकंड भी अगर आपका ज़्यादा बनना है तो एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, और जब एड्रेनल कॉर्टेक्स आपका स्टिमुलेट होगा तो वहाँ पर आपका एल्डोस्टेरोन के फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगेगी। और जब एल्डोस्टेरोन का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगेगा। और वहीं कैल्शियम प्लाज्मा अब मिलकर आपस में पीटीएच को स्टिमुलेट कर देते हैं, और जब पीटीएच हमारा एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन की जो सिंथेसिस होती है वो बढ़ जाती है और आपको हाइपरटेंशन हो जाता है। तो अगर हम सीधा सीधा एक मतलब ये समझे कि हम इस कैल्शियम के इंटेक को ही आउटटेक कर दें, मतलब क्या करें, इसको ही बंद कर दें, तो ये सारी चीजें तो हो ही नहीं पाएगी, ना एल्डोस्टेरोन का फॉर्मेशन होगा ना इसकी सिंथेसिस होगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको आराम से जो आपका हाइपरटेंशन होगा वो आपको एलिवेट होने से बच जाएगा। अब आइए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपको कुछ आयन एक्सचेंजर की तरह दिख रहा होगा, जो कि मैंने आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जब डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन का सोडियम एटीपेज पंप में आपको बताया था, वहाँ पे मैंने आपको आयन एक्सचेंजर के बारे में बताया था कि होता क्या है। कैल्शियम जो होता है वो बाहर, मतलब इसको आप ईसीएफ मान लीजिए, ठीक है, और इसको आप आईसीएफ मान लीजिए, मतलब मायोकार्डियम, मतलब क्या, मतलब ये मान लीजिए कि आपकी हार्ट की मसल है और ये ईसीएफ है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि फॉरवर्डेड मोड में क्या होता है कि कैल्शियम आपका बाहर जाता है और सोडियम आपका अंदर आता है। 2 कैल्शियम बाहर और 3 कैल्शियम अंदर, सॉरी सोडियम अंदर। अब जब सोडियम अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन तो होगा ही होगा। अब ये इसकी रिवर्सिबल जो प्रोसेस होती है कि जो कैल्शियम आपका ईसीएफ में, मतलब आपके कार्डियक मसल्स में आएगा, और जो सोडियम आपका होगा वो आपके बाहर जाएगा, ठीक है। ये मैकेनिज्म यहाँ पर हो गए। अब हमारी जो मेन फोकस करने वाली बात होती है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। यहाँ से क्या होता है कि जो कैल्शियम होता है वो केवल अंदर की तरफ आता है, बाहर की तरफ नहीं जाता। यहाँ से मान लीजिए कि ये यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से जा रहा है, तो इसका लेवल मेंटेन हो रहा है। लेकिन जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है, यहाँ से केवल जो कैल्शियम है वो आपके केवल अंदर की तरफ आ रहा है। अब जब ये अंदर की तरफ आ रहा है तो जाहिर सी बात है जब कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो वहां पर आपका कॉन्ट्रिक्शन होगा, और जब कॉन्ट्रिक्शन होगा तो आपकी आर्टरीज में कॉन्ट्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से वहां पे प्रेशर भी बढ़ेगा। क्योंकि शुरुआत से बता रहा हूं कि जब आपके आर्टरीज में कॉन्ट्रिक्शन बढ़ेगा तो आपके जो ब्लड फ्लो की रेट होगी वो भी बढ़ेगा, और जब ब्लड फ्लो की जो रेट बढ़ेगी तो आपकी आर्टरीज वॉल पे भी प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर हो जाएगा वो हाई हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, एक ऐसी ड्रग देनी है, मतलब कि जो इस वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर दे। मतलब क्या करना है कि इस चैनल को ब्लॉक कर दे। अब जब ये चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ से कैल्शियम अंदर आ नहीं पाएगा, और जब कैल्शियम आएगा नहीं अंदर तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो वहाँ पर डायलेशन होगा। जब डायलेशन हो जाएगा तो ब्लड की जो फ्लो रेट है वो आपकी बराबर रहेगी, और बाकी जितने कैल्शियम की आवश्यकता होगी उसको, मतलब हाइपोटेंशन ना होने पाए, वो यहाँ आयन एक्सचेंजर से आपको, मतलब जो कैल्शियम बाहर की तरफ जा रही है ये कैल्शियम अंदर की तरफ आ रही है, मतलब ये ऐसे और ये ऐसे प्रोसेस होती रहेगी और आपका बीपी एकदम मेंटेन होता रहेगा। तो ये होती है हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और सबसे अच्छे एजेंट होते हैं। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में बात करें तो क्या होगा, ऑन वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, मतलब स्मूथ मसल्स में इसका क्या इंट्रैक्शन होगा या क्या इसका कॉजिंग होगा। तो अगर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एजेंट या कोई ड्रग इनटेक कर रहे हैं तो वो क्या करेगी, पेरिफेरल आर्टेरियल वैसोडाइलेटर कॉज करेगी, मतलब आर्टरीज में आपके क्या जगह वैसोडाइलेट कर देगी, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो आपका तेजी से होने लगेगा। अब इसका रीजन होगा क्या कि ये पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो होता है, मतलब जो उसमें आर्टरीज में रेजिस्टेंस होते हैं उसको घटा देगी, और जिसके वजह से जो आपकी आर्टरीज बिकम डायलेट हो जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें कि इसका इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव कोरोनोट्रॉपिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो आपका एस्ट्रो नोड का रिदम होता है वो डिप्रेस हो जाता है। अब जहाँ से आपका जो प्रेशर होगा कम निकलेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ब्लड का फ्लो होगा वो भी धीरे धीरे होगा, और जब ब्लड का फ्लो भी धीरे धीरे होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, जिसको आप मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट की बात करें तो इट डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ मायोकॉन्ड्रिकल कॉन्ट्रैक्शन लीडिंग टू इंक्रीज द कार्डियक वर्कआउट। सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, जो मायोकॉन्ड्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके जो फोर्स होते हैं जब डिक्रीज जाएगा, जब किसी का फोर्स डिक्रीज होता है उसको तोड़ना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मतलब कार्डियक को वर्क होता है वो भी कम हो जाएगा। तो ये आपकी कुछ बातें हो गई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में। ड्रग्स के बारे में जानने के लिए तो हमारा आपकी जो ड्रग्स आती है उसमें जो पहली ड्रग आती है हमारा वेमा
मतलब वेरामेपिल आती है, ठीक है। वेरामेपिल आपकी क्या है, एक पोटेंट ड्रग होती है जिसका जो हाफ लाइफ होता है 5 से 6 घंटा होता है और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल होता है, एलिमिनेशन रूट आपका यूरिन होता है। ये बाकी चीजें भी हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट ड्रग आती है डेल्टाइजाम आती है, ठीक है। डेल्टाइजाम या जिसको बहुत अधिकतर मतलब आपने शॉप में या बहुत सारे दवाइयों के पत्ते में डिल्टोजियम के नाम से भी आपने देखा होगा। इसका जो टी हाफ होता है मतलब हाफ लाइफ होता है 3 से 5 घंटा होता है और जो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी ओरल रूट से लिया जाता है। एलिमिनेशन रूट इसका क्या होता है, बाइल में, लेकिन बाइल से। और इसका एक और एडवांटेज है, इसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, ठीक है। उसके जो आपकी नेक्स्ट ड्रग आती है नेफिडिपाइन आती है। नेफिडिपाइन का जो टी हाफ मतलब हाफ लाइफ होता है 2 से 5 घंटा होता है और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका ओरल ही होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग आती है आपकी होता है एमोल्डिपाइन आती है। इसका जो हाफ लाइफ होता है 35 से 40 होता है और जो इसका लिया जाता है ओरली लिया जाता है। इसका जो एलिमिनेशन होता है वो भी यूरिन से होता है। तो ये कहीं कहीं पर एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर हाफ लाइफ ज़्यादा होती है वो भी यूरिन के माध्यम से निकल सकती है, ठीक है। एलिमिनेशन यूरिन के माध्यम से होता है। अब आता है इन सारी ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट के बाद में कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा कॉन्स्टिपेशन केवल एक ड्रग को छोड़कर, कौन सी ड्रग है, डिटोलजियम को छोड़ के बाकी आपको सब में कॉन्स्टिपेशन लिखना है। डिजीनेक, हेडेक, फ्लूसिंग, ओडुमा, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ये सारे आपके एडवर्स इफेक्ट। मतलब उस समय आपको जो समझ में आए कि जैसे कुछ आपको अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा एग्जाम में, कैसे कि अगर आप किसी चीज़ के लिए ड्रग दे रहे हैं, जैसे आपको मतलब शुगर कंट्रोल के लिए ड्रग दे रहे हैं तो उसके वजह से क्या हो सकता है कि आपका शुगर डाउन भी हो सकता है, तो ये क्या उससे एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अपने थोड़े से दिमाग लगा के उसके बारे में लिखना है। अगर इसके कॉन्ट्राडिक्शन की बात करें, इंट्रैक्शन की बात करें तो मतलब जो वेरापेमिल होती है वो क्या करती है, डिजॉक्सिन के मतलब जब डिजॉक्सिन वेरापेमिल आप दोनों साथ में लेते हैं तो जो इसका एलिमिनेशन होता है उसको इंटरफियर करती है और जब इसको इंटरफियर करेगी तो जाहिर सी बात है कि नॉट फॉर द कार्डियक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट के लिए ये उपयोगी नहीं होगी। उसके बाद वेरापेरिल और H2 एंटागोनिस्ट जो कि अभी भी मेडिसिन केमिस्ट्री में पढ़ने ही वाले हैं, जल्द ही वीडियोस को आने वाला है, ठीक है। अगर उसके साथ इंटरेक्शन करें तो आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा और जो इसका इंटरेक्शन हो जाए मतलब कॉन्ट्राडिनेक्शन हो जाएगा वो क्या होगा, आपको प्रेग्नेंट ह्यूमन को नहीं देना है और CHF पेशेंट को नहीं देना है ये ड्रग। उसके बाद इसका थेरापेटिक यूज एरिथमा में, एंजाइना में, हाइपरटेंशन में। अभी एरिथमा एंजाइना अभी आगे आप चल के पढ़ेंगे और हाइपरटेंशन में तो अभी आपने मैकेनिज्म के बारे में समझ ही लिया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट मैकेनिज्म इसमें आता है पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर। चूंकि हम शुरुआत से पढ़ते जा रहे हैं कि जो पोटेशियम होता है अगर आपकी बॉडी में अब पूरा लेवल अब तक मेंटेन किया हुआ है तो इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, एलिवेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा अभी आगे चल के बात करते हैं। और सोडियम अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एलिवेट कर जाएगा। तो जो पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि होता क्या है। तो जो पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर होता है वो क्या करता है, जो मतलब पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट कर देगा, ओपन कर देगा, जिसके वजह से जो पोटेशियम का इफ्लेक्स होता है वो उसकी जो रेट होती है वो बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी होने लगेगा। अब जल्दी जल्दी होने का मतलब कि यहाँ पर हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा। हाइपरपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर हमारे पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। अब पोटेशियम जो होता है आपके जो मसल्स होते हैं उसको रिलैक्स करने मतलब डायलेट करने का काम करता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। इसका मतलब सोडियम का सिर्फ डायलेट एंड पोटेशियम आपका रिलैक्स। तो इस तरह से याद कीजिए, पोटेशियम रिलैक्स हुआ और सोडियम कैल्शियम आपका कॉन्ट्रैक्ट होकर फुट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर आपके वहाँ पे पोटेशियम का जब लेवल बढ़ जाएगा तो वहाँ पर आपके स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से जो आपकी आर्टरी जो है वो भी रिलैक्स हो जाएगी और जो आपका ब्लड का फ्लो हो जाएगा वो भी आपका आराम से चलने लगेगा, कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर वहाँ पे नहीं लगेगा। अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आप 2 डब्बे की सहायता से समझ सकते हैं। मतलब ये 2 डब्बा बनाया हुआ मैंने और इसके अंदर मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखना है, ये डब्बा जो है क्या है, पोटेशियम चैनल इनहिबिटर है। मतलब जो ये पोटेशियम चैनल है ये इनहिबिट कर दिया गया है। इनहिबिट करने के कारण जो पोटेशियम का चैनल मतलब अप डाउन मतलब इफ्लेक्स इनफ्लेक्स है यहाँ पे नहीं हो जाएगा और इसकी कंसंट्रेशन यहीं पे बढ़ जाएगी। और यहाँ पे कैल्शियम चैनल एक्टिवेट है। अब जो कि हम जानते हैं कि जब कैल्शियम चैनल एक्टिवेट है तो ICF मतलब ये आपका ICF है मायोकार्डियल का और ये आपका ECF है। तो जब यहाँ पे कैल्शियम के चैनल मतलब कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वैसे कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा और आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम कैल्शियम चैनल को ओपन कर देंगे तो आपका पोटेशियम चैनल को ओपन कर देंगे तो आपका कैल्शियम चैनल आपका ब्लॉक हो जाएगा। अब जब कैल्शियम चैनल आपका ब्लॉक हो जाएगा तो कैल्शियम का जो लेवल होगा आपके इस मतलब ICF के अंदर वो हमारा घट जाएगा, मतलब जो हमारी मायोकार्डियल के अंदर होगा वो आपका घट जाएगा। अब जब ये घट जाएगा तो जाहिर सी बात है वैसोडाइलेशन हो जाएगा। ऊपर से जब यहाँ पे पोटेशियम चैनल आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो पोटेशियम का इन्फ्लक्स रिफ्लेक्स होता रहेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपका जो मतलब मसल्स हो जाएगी रिलैक्स होती चली जाएंगी और आपका जो हाइपर
हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर एलिवेट हो गया, तो आपका नॉर्मल कंडीशन में आने लगेगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें ड्रग की बात करें तो यहाँ पर हमको केवल एक ही दो ड्रग है, जिससे आपके हो गए हमारे पहले ड्रग आ गए निकोटिनिलीन हो गए। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म है सेम इसी टाइप से है। इसका काम करता है वैसोडाइलेशन लीड करता है, इंप्रूव द कोरोनरी ब्लड फ्लो विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिविटी, कंडक्शन, हार्ट रेट एंड द बीपी, मतलब कोई भी इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसको जो हम लेते हैं ओरली लेते हैं, उसकी जो बायोबिलिटी होती है 75 से 80% होती है। ठीक है, उसके बाद अगर ईट अंडरगो रैपिड फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म, या मतलब फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म में जाता है, इसका जो 25% होता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेता है। इसका जो हाफ लाइफ होता है वो उतना 1 घंटे का होता है। ठीक है, अब इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इसमें हमारा जो एडवर्स इफेक्ट पाल्पिटेशन होता है, हेडेक हो जाता है, माउथ अल्सर हो जाता है, नोजिया हो जाता है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया, वीकनेस, मतलब हमारा कुछ H2 और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से रिलेटेड हमारे एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब क्या होता है, किसको नहीं देना चाहिए, कार्डियोजेनिक शॉक, लो बीपी। अभी शॉक के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, जब हमारी नेक्स्ट यूनिट आएगी तब पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। लो बीपी, हाइपोटेंशन एंड हाइपोवॉल्मिया भी आपको कॉज हो सकता है। तो ये सब इसके क्या है, कुछ हमारे एडवर्स इफेक्ट के बारे में बताए गए हैं। ठीक है, वाचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। वीडियो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और जितना भी मैंने आपको चार्ट टेबल बताया हुआ है, उस चार्ट का आपको प्रिंट आउट निकालना है। आपको जो वहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहाँ पर आपको किसी टेप के माध्यम से या किसी किल के माध्यम से वहाँ पर आपको जमा देना है, जिससे कि आपको डेली वहाँ पर आपकी 1-2 नजर वहाँ पे पड़ती रहे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। और जो नोट्स होगी हम आपको चैनल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है।